जी, नमस्कार। मैं एम्स से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे और मेंस की जो तैयारियाँ हैं, वो बहुत अच्छी चल रही होंगी। जिन लोगों का क्वालीफाई होने के चांसेस हैं नॉटसेट के अंदर, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई थी, जो कि एग्ज़ाम के अंदर हूबहू मिली थी। काफ़ी बच्चों के कॉल, मैसेज मेरे पास आए थे कि सर आपने जो पढ़ाया, वो हमें एग्ज़ाम के अंदर सटीक देखने को मिला। तो उन्हीं क्वेश्चंस को बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि मेमोरी बेस्ड हैं। जिन बच्चों को जो याद था वो मुझे बताया उन्होंने और उन्हीं क्वेश्चंस के हम ऊपर डील करेंगे। ठीक है बच्चों? इस वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होना है, क्या आप करके आए हो, उसके बारे में हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी प्रकार की कोई डाउट जो है वो आपको नहीं रहेगा और इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँ बच्चों। ठीक है बच्चों? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं कि आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ द सर्कुलेशन ओवरलोड। देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको इतने अच्छे से पढ़ाया था जब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि सर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी हम करते हैं, देखो फंडामेंटल के मैंने इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं और उनमें से 100% यहाँ से क्वेश्चंस इतने सारे पूछे गए हैं, भर-भर के क्वेश्चंस आए हैं। अब की बार जो एग्जाम के अंदर फंडामेंटल पूछी गई है और ओबीजी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं और जनरल एनाटॉमी से क्वेश्चंस आए हैं। आए या नहीं आए हैं? कि सर बिल्कुल आए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। ठीक है? देखो, सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूँ कि आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ द सर्कुलेटरी ओवरलोड, कि जब सर्कुलेशन ओवरलोड होता है तो कौन-कौन से साइन एंड सिम्पटम्स आपको देखने को मिलते हैं? उस क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है। अब सबसे पहली बात कि सर जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूँगा, सिंपल सा जवाब आपको चाहिए, आपका कॉमन सेंस आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है? देखो, हाइपोटेंशन यहाँ पे ये मिट गया है थोड़ा-सा। मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं इनको टाइप कर पाऊँ, क्योंकि सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, तो मैंने ऐसे आपको लिख के बताया है सारी चीज़ को, ठीक है? तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके, हमारे सपोर्टेड नंबर्स पे कॉल करके, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात कि जब भी सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है, देखो मैंने आपको ये चीज़ डिटेल में बताई थी कि जब भी सर्कुलेशन ओवरलोड होता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड का मतलब आपको ये समझना है कि जैसे ही बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जैसे ही बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसी कंडीशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि सर सर्कुलेटरी ओवरलोड आपको देखने को मिलता है। देख सपोज दैट अब मैं आपसे बात करूँ कि सर बॉडी के अंदर 6 लीटर ब्लड होता है, अगर ये 10 लीटर हो जाए, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, जो हमारी वेन्स हैं वो डिस्टेंडेड होने लगेगी। डिस्टेंडेड का मतलब होता है कि फूलने लगेगी। क्या होंगी? बच्चों फूलने लगेगी। ऐसा देखो कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। देखो ब्रेडिकार्डिया कभी भी नहीं होगा, कभी भी ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, ना हाइपरटेंशन होगा और ना फीवर आएगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाता है आपकी दृष्टि से, ठीक है बच्चों? अब सर्कुलेटरी ओवरलोड का एक ही साइन सबसे अच्छा है। जैसे ही सर्कुलेशन ओवरलोड होता है हमारी बॉडी के अंदर, सबसे बेस्ट साइन जो होता है, सबसे बेस्ट आंसर जो होता है वो जुगुलार वेन डिस्टेंशन होता है मेरे प्यारे बच्चों। आपकी जो जुगुलार वेन है, जो गर्दन के साइड में पाई जाती है, जहाँ से हम सीबीबी डालते हैं, जो सीबीबी की मोस्ट कॉमन साइट होती है, मैंने आपको बताया था कि जब भी वो डिस्टेंडेड देखने को मिलती है, तो इसका मतलब समझना कि बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो चुका है, ओवरलोड हो चुका है। आगे बात समझ में? तो जिसने भी बी आंसर किया है, ये वाला आंसर जिसने भी करेक्ट किया है, वो आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। जिसका भी आंसर जिन्होंने भी ये किया है, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है यहाँ पे। आगे बात समझ में? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सर नॉर्मल कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन का रेशियो यहाँ पे पूछा गया था कि सर नॉर्मल कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन का रेशियो क्या हो सकता है? तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया था। मैंने आपको सीपीआर के बारे में पढ़ाया था कि सीपीआर के जब भी मैंने सीपीआर पढ़ाया था, जिन बच्चों ने मेरी क्लास ली है, उनको पता है कि कितने क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं। हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। हर टॉपिक से जितने भी मैंने हाई हील टॉपिक्स के अंदर पढ़ाया है, फंडामेंटल पढ़ाई है, उन सब के अंदर से क्वेश्चंस भर-भर के पूछे गए हैं। तो आपको आप जिन बच्चों ने पढ़ी है, उनका पेपर जो है बहुत अच्छा गया है। जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं ली है, उनका पेपर थोड़ा-सा लो गया होगा। तो ठीक है, नॉर्मल कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन की बात करी जा रही है, तो नॉर्मल कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो 30:2 होता है। ये सभी को पता है, ये एकदम यूनिक आंसर होता है, एकदम ईज़ी लेवल का क्वेश्चन जो होता है ना, वो यही होता है। कि सर 30:2 होता है, किसी भी आँख बंद करके भी आपको यही आंसर करना है। देखो, ये आपसे वेंटिलेशन और कंप्रेशन का रेशियो भी पूछ सकता था, वेंटिलेशन और कंप्रेशन का रेशियो भी पूछ सकता था, लेकिन काफ़ी बच्चे जब भी इसको 30:2 करते,
तो ये गलत हो जाता। इसका क्या होगा बच्चों, 2:30 हो जाता। होता है नहीं होता? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही आपको घूम जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको अड़े रहना है अपनी जगह पे, बिल्कुल भी अड़े नहीं रहना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था, क्वेश्चन को देखना था और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है बच्चों? तो 30:2 ही होता है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ये हमारा सिलेक्शन तय नहीं करेगी। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैसा भी पेपर गया हो, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद हम देखेंगे सारी चीज़ें। फिलहाल आपको जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है कि हम क्या करके क्वेश्चन में आए थे और हमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है बच्चों? सबसे दूसरी बात, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ नेजोफेरिंजियल एयरवे, कि नेजोफेरिंजियल एयरवे के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या-क्या होने वाले हैं। नेजोफेरिंजियल जो एयरवे है उसके अंदर कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यहाँ पे देखे गए हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि सर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होने वाले हैं, कि जैसे सपोज दैट किसी को नेजल और फेरिंक्स की क्या हुई है, इंजरी हो गई है, तो उसके अंदर हमको किन कंडीशन में नेज़ोफेरिंजियल एयरवे नहीं डालना है। मैंने आपको पढ़ाया था जब ED2 पढ़ाई थी, नेज़ोफेरिंजियल एयरवे के बारे में पढ़ाया था। पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था कि सर बिल्कुल पढ़ाया था। आपने अगर मेरी क्लास देखी होंगी तो 100% आप इस क्वेश्चन का आंसर सही करके आए होंगे। देखो अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर तो हम कुछ नहीं कर सकते, अनकॉन्शियस पेशेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि जब भी अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं तो हम इनको क्या कर देते हैं, सेडेशन देके उसको क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो बेस जब स्कल बेस का फ्रैक्चर होता है तो क्या होता है, उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी नेज़ोफेरिंजियल एयरवे नहीं डालना है। बेसिक कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, सबको पता है। ये ईज़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बेसिक लाइन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। काफ़ी बच्चे डीप पढ़ के गए थे, जो कि जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। जो जिन बच्चों ने डीप पढ़ा है, डीप पेपर नहीं आया था, वो पेपर कैसा आया है प्यारे बच्चों, कि कैसा आया है, एकदम स्मूथ आया है, एकदम सीधा आया है। और जो चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, जो चीज़ें हमने बोली हैं कि पेपर ईज़ी आने वाला है और ईज़ी ही पेपर आया है। अगर किसी ने बेसिक क्वेश्चंस को पढ़ा है, बेसिक चीज़ों को पढ़ा है, तो वो 100% आंसर को करेक्ट करके आया होगा। तो जब भी स्कल बेस का फ्रैक्चर होता है, तो क्या कंडीशन देखी जाती है कि नेज़ोफेरिंजियल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आपको देखना है। नेज़ोफेरिंजियल का सिस्टम जो होता है, वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कब देखना होता है? कब देखना होता है कि सर जब हमारा नेज़ोफेरिंजियल जब भी हम डालते हैं तो जब भी स्कल वेस का फ्रैक्चर होता है, स्कल खोपड़ी का जब भी फ्रैक्चर होता है तो हम क्या करते हैं कि सर इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हाई फ्लो वेंटिलेशन। हाई फ्लो वेंटिलेशन क्या हो सकता है? देखो जितने भी मुझे पता लगा है, जितने भी मुझे ऑप्शंस पते लगे हैं, मैंने उन सारे ऑप्शंस को यहाँ पे दिया है। ठीक है? तो कॉम्प्लिकेशंस की बात करी जा रही है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हाई फ्लो वेंटिलेशन, कि हाई फ्लो वेंटिलेशन का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। सिंपल सी बात मैं आपसे करता हूं कि आपको क्या करना है कि आपने क्या कर दिया कि सर O2 मार्क्स से हम 6 लीटर तक दे सकते हैं, कि 6 to 12 लीटर पर मिनट तक हम दे सकते हैं, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको हाइपर वेंटिलेट कर दिया। हाइपर वेंटिलेट का मतलब आपने उसको फुल खोल दिया, ऑक्सीजन की जो मात्रा थी आपने उसको क्या कर दिया, पूरा खोल दिया। तो उसकी कंडीशन के अंदर कौन कौन से चांसेस होते हैं? देखो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कॉमन सेंस क्या कहता है कि सर एस्पिरेशन कैसे हो सकता है? एस्पिरेशन, जिन बच्चों ने एस्पिरेशन आंसर किया है वो गलत आंसर है। एस्पिरेशन का मतलब होता है किसी भी लिक्विड को क्या कर लेना, कंज्यूम कर लेना। किसी भी लिक्विड को कंज्यूम करना और वो किसके अंदर चले जाना, ट्रैकिया के अंदर चले जाना, उसको कहते हैं एस्पिरेशन। उसको कहते हैं बच्चों एस्पिरेशन। आप न्यूमोथोरैक्स की बात कर सकते हैं, डायफ्राम हर्निया की बात कर सकते हैं। डायफ्राम जो हर्निया होता है वो मैसिव मैसिव के अंदर होता है, कि मैसिव आपने क्या कर दिया, मैसिव वेंटिलेशन कर दिया, बहुत ज्यादा वेंटिलेशन आपने दे दिया है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, डायफ्राम हर्निया देखने को मिलता है। दोनों ही आंसर जो है गलत हो जाते हैं। बचा आपका न्यूमोथोरैक्स। न्यूमो का मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन के अंदर, कि सर न्यूमो का मतलब क्या होता है, कि सर न्यूमो का मतलब होता है एयर। एयर और थोरैक्स का मतलब होता है थोरैसिक कैविटी। थोरैक्स का मतलब क्या होता है कि सर थोरैसिक कैविटी होती है। तो थोरेसिक कैविटी की जब ज़्यादा आप पेशेंट को वेंटिलेट करोगे तो उसके अंदर ज़्यादा क्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा एयर जाएगी। तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको न्यूमोथोरैक्स होने के चांसेस होते हैं। क्या होते हैं कि सर न्यूमोथोरैक्स होने के चांसेस होते हैं। जिसने भी आंसर था, जिसका भी न्यूमोथोरैक्स आंसर था, वो करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बात समझ में, क्या मेरी बात आपको समझ में आई प्यारे बच्चों? सिंपल सा सवाल है, सिंपल सिंपल चीजें यहाँ पे पूछी गई थी। आपको बस कॉमन सेंस लगाना था, बेसिक पढ़ना था, बेसिक चीजों को याद करना था। उन्हीं चीजों से क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चंस यहाँ पे भर भर के नहीं पूछे गए हैं। यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कोई अलग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही पूछा गया है जो आपके
अनुसार है और जो चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, क्योंकि हमें पता है ना क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि हम एम्स दिल्ली के अंदर ही काम करते हैं। एम्स दिल्ली के प्रोफेसर्स ही क्या बनाते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं, तो उनको क्या चीज़ की नीड होती है, उन्हीं चीज़ों के बारे में हमें पता होता है। आगे बात समझ में? चलिए। एबीसी पे क्वेश्चंस आया था। एबीसी पे मैंने जिसने भी मेरी क्लास ली है वो 100% इस क्वेश्चन को सही करके आया होगा कि सर एबीसी के ऊपर हमने बताया था कि एबीसी क्या है, एबीसी के अंदर कितनी वैल्यूज होती हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन आया। अगर किसी ने ढंग से भी पढ़ाई करी है ना, बेसिक के साथ भी पढ़ाई करी है, वो 100% इस क्वेश्चन पेपर को क्रैश कर जाएगा और मेंस में बैठने का उसको मौका मिल जाएगा। आगे बात समझ में? सबसे पहली बात सबसे पहली बात कि एबीसी को समझने से पहले मैंने जो क्लास ली थी आपने वो देखी या नहीं देखी? देखो नहीं देखी तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ कि पीएच जो होता है हमारा नॉर्मल कितना होता है कि सर 7.35 टू 7.45 होता है। ठीक है? अब जो हमारा पीसीओ2 होता है वो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों कि सर 35 टू 45 एमएमएचजी होता है। कि सर एचसीओ3 कितना होता है? एचसीओ3 नॉर्मल कितना होता है कि सर 22 से 27 होता है या नहीं होता है? कि सर ये नॉर्मल क्राइटेरिया हैं। कि सर आपने बताया था कि रूल नंबर फर्स्ट रूल जो होता है एक रूल नंबर फर्स्ट बताया था कि अगर आपका पीसीओ2 और पीएच दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, पीसीओ2 और पीएच अगर दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। अगर दोनों इंक्रीज होते हैं तो कौन सी कंडीशन होंगी? सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं तो सर मेटाबॉलिक कंडीशन देखने को मिलती है। कि सर अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक बढ़ रहा है घट रहा है, तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? कि सर हमें रेस्पिरेटरी कंडीशन देखने को मिलती है। तो अब इस कंडीशन के अंदर हम मुझे बताएंगे कि कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है। कि सर ये तो क्या है कि सर ये 35 टू 45 हो रहा है, मतलब ये इंक्रीज की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा? नॉर्मल है लेकिन ये क्या है 35 से ज़्यादा है? नो तो नहीं है। तो ठीक है सर। कि सर ये कैसा हो रहा है कि सर डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों कैसे हो रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो कौन सी कंडीशन होगी बच्चों? कि सर रेस्पिरेटरी होगी। मेटाबॉलिक को हम उठा देते हैं। अब अब आपको एल्कलॉसिस हो रहा है या एसिडोसिस हो रहा है? देखो जब भी पीएच कम होता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों कि सर जैसे ही पीएच कम होता है वैसे क्या देखने को मिलता है कि सर वैसे ही हमें एसिडिटी देखने को मिलती है, और पीएच बढ़ता है अपने नॉर्मल वैल्यू से तो क्या देखने को मिलता है कि सर एल्कलॉसिस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या आंसर राइट होने वाला है कि सर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आंसर होने वाला है। जिसका भी आंसर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो करेक्ट आंसर है। किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होने वाला है। आप सभी को यही आंसर करना था और यही आंसर आपने किया होगा अगर मेरी क्लास आपने ली है तो। अगर अभी तक नहीं ली है तो मेंस के लिए आप वो क्लास ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों कि वो क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस क्लास को जाके देखें ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हो सके। देखो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास है, आपको 100% मेंस के अंदर भी वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सर अर्लीस्ट साइन पूछा गया था हाइपोनेट्रीमिया का। कि सर अर्लीस्ट साइन क्या होता है हाइपोनेट्रीमिया का? देखो हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या है? देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। नेट्रीमिया का मतलब यहाँ पे सोडियम से पूछा गया है कि सर सोडियम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 135 से 145 होती है नहीं होती है? कि सर बिल्कुल होती है। अगर ये 135 से कम जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। और जब भी ये कम होता है तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। होता है या नहीं होता है? कि सर बिल्कुल होता है। और सोडियम का काम क्या होता है? वो फ्लूइड को रिटेन करने का काम करता है। सोडियम क्या काम करता है बच्चों? कि सर फ्लूइड को रिटेंशन करवाने का काम करता है। और फ्लूइड रिटेंशन जैसे ही फ्लूइड का रिटेंशन होता है बॉडी के अंदर, तो क्या होता है बच्चों? मतलब कि हाइपरनेट्रीमिया आपकी बॉडी के अंदर है। और हाइपोनेट्रीमिया का मतलब आपका जो फ्लूइड है वो क्या हो रहा है बच्चों? लॉस हो रहा है। तो जैसे ही लॉस होता है तो आपको क्या लगेगी? जैसे ही आपने देखा होगा कि आपको जब ज़्यादा टॉयलेट आता है, आपका फ्लूइड लॉस जब भी होता है तो आपको क्या लगता है? थर्स्ट लगती है। तो मैं तो इसका आंसर जो है वो थर्स्ट ही जाऊँगा। क्या जाऊँगा बच्चों? या फिर मैं जाऊँगा फटीग। या तो मैं थर्स्ट जाऊँगा। फर्स्ट आंसर अगर थर्स्ट दे रखा था तो थर्स्ट ही आंसर आएगा। और अगर थर्स्ट नहीं था तो आपको आंसर क्या आने वाला है? फटीग आने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया।
कि सर हाइपोनेट्रीमिया का सर हाइपोकैल्सीमिया पे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सर हाइपोकैल्सीमिया का अर्ली साइन क्या होता है? मैंने आपको चीख-चीख के बताया था, चिल्ला-चिल्ला के बात बताई थी कि सर कैल्शियम पे क्वेश्चंस भर-भर के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 100% आने वाला है। आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हो, क्लास देख सकते हो। मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर। बताया था, नहीं बताया कि सर हाइपोकैल्सीमिया से एक ऐसा क्वेश्चन आया है कि सर कौन-सा अर्लीस्ट साइन होता है? कैल्शियम का लेवल मैंने आपको बताया था, कितना बताया था बच्चों? कि सर 8 टू कितना बताया था, 10.1 बताया था या बताया था? यही आंसर क्या होता है, नॉर्मल होता है। अगर मैं आपसे इसकी बात करूँ कि सर हाइपो का मतलब क्या है, कि मतलब 8 से 8 mg/dl से कम हो जाना हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है। और जब भी कैल्शियम कम होता है तो 2 साइन देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव चॉबस्टिक साइन देखने को मिलता है, पॉजिटिव टॉसिस साइन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे साइन ही क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। जिस भी बच्चे ने नेगेटिव साइन कर दिया है उसका आंसर गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आंसर देखने को मिलता है, नेगेटिव नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए अर्लीस्ट साइन जो होता है वो ट्विस्टिंग होती है। अर्लीस्ट साइन जो होता है वो ट्विस्टिंग होती है, उसके हाथ पैरों में ट्विस्ट आने लगते हैं, ट्विस्टिंग होने लगती है। आगे बात समझ में, वीकनेस आपको देखने को मिलती है और वीकनेस की वजह से ही ट्विस्टिंग आपको देखने को मिलती है। ट्विस्टिंग इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ समझने की देर है कि उन चीज़ों को कैसे समझना है, कैसे हमें देखना है। दैट्स इट। बाकी इतना कोई इसके अंदर चीज़ें नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर करनी पड़ेगी। आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है अपने उस पे, और बिल्कुल सटीक होके बैठना है, आराम से बैठना है, क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। आगे बात समझ में? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ? चलिए। इन फॉलोइंग नॉट कोर बॉडी टेम्परेचर, ये इस क्वेश्चन पे भी पूछा गया था कि फॉलोइंग नॉट कोर बॉडी टेम्परेचर। देखो, चाहे कुछ भी कोई कोचिंग वाला कुछ भी बताए आंसर, लेकिन मेरा आंसर जो होगा वो आपको ओरल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कोर बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नहीं होता है ओरल। ओरल बिल्कुल भी कोर बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। जिस भी बच्चे ने ओरल किया है उसका आंसर 100% सत्य है, उसका आंसर बिल्कुल 100% ये क्या जाएगा, राइट जाने वाला है। क्योंकि मुझे पता है कि हम कोर बॉडी टेम्परेचर के अंदर क्या क्या कार्य करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है। एनक्लेक्स बेस्ड भी क्वेश्चंस है, एनक्लेक्स के अंदर भी मैंने इसको डील किया है कि सर ओरल जो होता है वो कैसा होता है, वो कोर बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है। आगे बस में, जबकि टिम्पैनिक और रेक्टल आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। आपका जो माइंड है, आपका जो प्रेशर है, बिल्कुल रिलीज़ रखना है। किसी भी प्रकार पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है। मेंस के एग्ज़ाम में आपको अच्छा से अच्छा करना है। किसी भी तरह का लोड नहीं लेना है। पेपर कैसा हुआ है ये मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ़ ये करेगा कि हम जस्ट मेंस में बैठने के लायक हो जाएँ, मेंस में बैठने के लिए हो जाएँ बस। हम इतना ही चाहते हैं, हमारा 55 जनरल वालों का 50% का क्राइटेरिया है, बस हमें कैसे भी करके मेंस का एग्ज़ाम मिल जाए, क्योंकि वही आपका तय करेगा कि आपको आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में आता है या नहीं आता है, आप एम्स की नौकरी करने लायक होते हो या नहीं होते हो। ठीक है? इस एग्ज़ाम को इतना लोड नहीं लेना है, पेपर कैसा भी हुआ हो, आपको ये कोई ऐसा तो नहीं है कि आखिरी एग्ज़ाम हो। ये कोई ऐसा नहीं है बच्चों कि ये आखिरी एग्ज़ाम हो, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि पेशेंट हैव कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, कि सर 104 टेम्परेचर आ रहा है। 104 जो होता है वो हाइपरप्रेक्सिया के अंदर आता है या फिर हाई टेम्परेचर के अंदर आता है। और बीपी जो है उसका बीपी जो है वो थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है, माइल्ड। रेस्पिरेशन जो है थोड़ी बढ़ी हुई है, पेन की जो स्केल है वो 5 हुई है। तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट किसको दोगे आप? प्रायोरिटी मैनेजमेंट किसको दोगे? देखो, मैं आपसे सिंपल सी बात करता हूँ। देखो, पेन जो होता है, पेन अगर होता है बॉडी के अंदर, पेन अगर बॉडी के अंदर होता है तो सारी चीज़ों को अल्टर्ड करने का काम करता है, सब चीज़ों को अल्टर्ड कर देता है। लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी मैनेजमेंट जो जाएगा वो टेम्परेचर को देंगे। टेम्परेचर को क्यों देंगे? क्योंकि 104 104 टेम्परेचर का मतलब आप समझ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और ये चीज़ें एकदम से क्या करती हैं, हमारे वाइटल्स पे इफ़ेक्ट डालती हैं। देखो, पेन जब भी होगा पेशेंट को तो क्या होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगी। आपकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ती है। जब भी टैकीकार्डिया होता है या तो पेन की वजह से होता है या टेम्परेचर की वजह से होता है। होता है या नहीं होता है? या फिर अदर कॉजेटिव फैक्टर्स की तरह से होता है? कि सर बिल्कुल होता है। तो इन्हीं चीज़ों को समझना है, इन्हीं चीज़ों को बार-बार पढ़ना है, और यही चीज़ें घूम फिर के बार-बार आती हैं। तो किसी भी तरह के कोई डाउटफुल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। तो आपको बस को लगातार पढ़ते रहना है, किसी भी चीज़ को देखना है और समझना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है और हमें क्या आंसर करना है।
आगे बात समझ में? तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो सारी चीज़ों को अल्टर्ड करके चलता है, तो हमें जो प्रायोरिटी मैनेजमेंट होगा हमारा क्या होगा कि सर हमें टेम्परेचर को सेटल करना है स्पंजिंग करके, पीसीएम देके, जो भी हम दे रहे हैं पीसीएम जो इंजेक्शन पैरासिटामोल होता है उसको क्या होता है बच्चों, एंटीपायरेटिक होता है, जो कि फीवर के अंदर काम में आने वाली ड्रग होती है। सभी को पता है या नहीं पता है? कि सर बिल्कुल पता है। और जैसे ही टेम्परेचर सेटल होता है बीपी भी नॉर्मल आ जाएगा, पेशेंट का जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी नॉर्मल आ जाएगा, जो वाइटल्स होते हैं वो नॉर्मल आ जाते हैं। आगे बात समझ में? एक क्वेश्चन और आया था कि सर 103 बुखार है किसी पेशेंट को जो है वो 103 का बुखार है, हार्ट रेट जो उसकी बढ़ी हुई है, रेस्पिरेटरी बढ़ी हुई है, बीपी भी बढ़ा हुआ है, प्रायोरिटी लेवल मैनेजमेंट मैंने अभी आपको बताया है, जिसका भी आंसर जिसने भी टेम्परेचर पे आंसर किया है वो करेक्ट आंसर है, बेधड़क वो आंसर करेक्ट है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग एबीसी, एबीसी मतलब एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। जब भी हम पेशेंट को क्या करते हैं सीपीआर देते हैं, सभी को पता है कि एबीसी का फॉर्मूला यूज होता है। कि सर एबीसी का फॉर्मूला यूज तो होता है लेकिन कैसे कैसे होता है? कि सर एबीसी का फॉर्मूला यूज तो होता है लेकिन कैसे कैसे होता है? कि सर सबसे पहले एयरवे को मेंटेन करना होता है, फिर ब्रीदिंग देनी होती है, फिर कंप्रेशन देनी होती है। पहले के ज़माने में क्या चलता था कि सर सीएबी चलता था, पहले हम कंप्रेशन देते थे पेशेंट को, फिर एयरवे मेंटेन करते थे, फिर उसके बाद हम क्या करते थे ब्रीदिंग देते थे। लेकिन आजकल का जो ज़माना है, आजकल जो क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया है, सीएबी से क्या कर दिया है एबीसी कर दिया है। और एबीसी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि सर एबीसी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? कि सर फॉलोइंग कौन सी चीज़ें आ रही हैं? कि सर एयरवे आता है, कौन सा आता है? कि सर एयरवे आता है, ब्रीदिंग आती है और कंप्रेशन आता है। तो यही सारी चीजें एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं। कि पूछ रहा है कि इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन, कि जब भी इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन का मतलब क्वेश्चन को समझना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया तो आप 100% इसका आंसर कर दोगे। देखो इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन मतलब कि प्रॉपर नहीं है, जो रूटीन में है वो नहीं है, वो इम्प्रॉपर हो चुका है, गलत हो चुका है। तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर नहीं है तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? या तो कम है, तो कम होगा तो क्या देखने को मिलेगा आपको? ब्रेडिकार्डिया कभी भी नहीं देखने को मिलेगा, डिमिनिश्ड पल्स आपको कभी नहीं देखने को मिलेगी। कि दोनों कंडीशन जो है नहीं देखने को मिलती हैं। आपको क्या देखने को मिलता है? हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, बीपी कम हो गया है बच्चों, बीपी कम हो गया है, फ्लूइड वॉल्यूम। देखो इम्प्रॉपर का मतलब क्या है? इम्प्रॉपर का मतलब है हार्ट फेलियर की कंडीशन देखने को मिली है। अब हार्ट फेलियर जब भी होता है इसका मतलब क्या है कि पेशेंट पेशेंट को क्या नहीं हो रहा है, हार्ट की जो बात है, हार्ट का जो पंप है वो पंप नहीं कर पा रहा है, पंप जो है वो नहीं कर पा रहा है बच्चों। अब जब पंप नहीं कर पाएगा तो जो हमारी ऑक्सीजन डिमांड है उसको पूरा करने के लिए वो क्या करेगा? हार्ट जोर जोर से धड़केगा, और जोर जोर से धड़केगा तो ट्रैकीकार्डिया होता है, डिमिनिश्ड पल्स नहीं होती है। डिमिनिश्ड पल्स नहीं होती है, क्या होती है? ट्रैकीकार्डिया होता है। ट्रैकीकार्डिया अगर ऑप्शन में था तो वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अगर हाइपोटेंशन था तो हाइपोटेंशन भी एकदम करेक्ट है। आगे बस समझ में, क्योंकि जब भी हाइपोटेंशन होता है बॉडी के अंदर तो क्या देखने को मिलता है? ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलता है। ये एक नेगेटिव फिनोमिना होता है, एक सर्कुलेशन होता है, एक सीक्वेंस होता है, इसी के साथ ये चीजें चलती हैं। आगे बात समझ में, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, What size of suction tube is used in a 4 mm ET tube? कौन सी साइज की सक्शन ट्यूब को यूज करते हैं? किसके अंदर मेरे प्यारे लाल लालियों, किसके अंदर करते हैं? कि सर अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, कौन सी बात दे रखी है? कि सर अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि कौन सी साइज का सक्शन ट्यूब करते हैं, जैसे कि आप एक एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हो, आप एक आईसीयू के अंदर काम कर रहे हो और किसी पेशेंट को ईटी ट्यूब डली हुई है, किसी पेशेंट को 4 mm की जो टीडी ट्यूब डलती है वो चाइल्ड के अंदर डलती है नहीं डलती है? कि सर बिल्कुल डलती है। अब जैसे ही पेशेंट की, और नॉर्मल जो होती है वो 8 फ्रेंच की होती है नहीं होती है? कि सर 8 mm की डालते हैं हम नॉर्मल, किसके अंदर? हमारे पेशेंट के अंदर, अडल्ट पेशेंट के अंदर 8 mm की डालते हैं। अब आपको क्या देखने को मिला है कि सर 8 mm की 4 mm की यहाँ पे क्या है? ईडी ट्यूब है और सक्शन कैथेटर कौन सा यूज करोगे? 8, अगर 4 mm की है तो पतला होगा। अब साइज पतला होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? साइज भी सक्शन कैथेटर का पतला ही लेना पड़ेगा। कि सर बिल्कुल लेना पड़ेगा। अगर आप मोटा लेते हो तो उसके अंदर जाएगा ही नहीं, इंजरी होने के चांसेस होंगे, होंगे या नहीं होंगे? कि सर बिल्कुल होंगे। तो आपको पतले से पतला क्या लेना पड़ेगा? क्या लेना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों?
कि सर आपको पतला ही सक्शन ट्यूब या सक्शन कैथेटर लेनी पड़ेगी और सिंपल सा फॉर्मूला है कि जैसे ही आपने 4 mm का लिया है, इसको 2.5 से गुना करना होता है। 2.5 से गुना कर दो मेरे प्यारे बच्चों, 2.5, तो 2.5 से गुना करते हो कितने mm का है, 4 mm का है, तो कितना आंसर देखने को मिलेगा कि सर 10 mm देखने को मिलेगा, तो सॉरी 10 फ्रेंच देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या चला जाएगा, 10 फ्रेंच चला जाएगा, क्योंकि फ्रेंच में ही होता है हमारा कैथेटर जो होता है वो फ्रेंच में ही होता है। आगे बात समझ में, सिंपल सा लॉजिक है, कितनी भी साइज की पूछ लें, कितनी भी कुछ भी पूछ लें, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर अडल्ट के अंदर कौन सी यूज करते हैं कि सर 8 फ्रेंच का होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना होता है, अडल्ट के अंदर भी हमें 16 या 18 नंबर का ही यूज करते हैं बच्चों। 16 या 18 नंबर का फ्रेंच का ही हमें क्या करना होता है, वहां पे यूज करना होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई, मेरी बात आप तक पहुंच रही है? देखो, काफी बच्चों के सवाल ये होंगे कि सर हमारे हमने तो गलत कर दिया आंसर, कि सर हमने तो गलत कर दिया आंसर, अब हमारा क्या होगा, हमारा तो साल बर्बाद हो गया, हमारे 6 महीने और हमें मेहनत करनी पड़ेगी। काफी बच्चों के ये सवाल होंगे, लेकिन आपको करना क्या है बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, ये चीजें आपके हाथ में नहीं है, ये चीजें आपकी सिलेक्शन जो है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत आपके हाथ में है। आपकी जो मेहनत है वो आपके हाथ में है। आपको आपने सीरियसली या तो पढ़ाई नहीं करी है, या फिर आपने जहाँ से भी पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चंस नहीं फंसे हैं, या क्वेश्चन नहीं आए हैं, जो आपने कंटेंट पढ़ा है, मटेरियल पढ़ा है, वो सफिशिएंट नहीं है नॉट सेट के लिए। तो उन्हीं चीज़ों को आपको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो उन चीज़ों को आप अपडेट करते जाओगे अपनी लाइफ के अंदर, तो एक ना एक दिन सिलेक्शन ज़रूर तय हो जाएगा। मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं हमेशा अपने बच्चों को यही कहता हूँ, सर कि बच्चों आपको सिर्फ टीचर नहीं बनना है, आपको टीचर बनना नहीं है, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेना है, तो उतना ही पढ़ें जो सिलेक्शन के लिए काबिल है, सिलेक्शन के लिए काफ़ी है। सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ें, डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कौन-सी बुक लिखनी है उसके ऊपर, आपको कोई बुक नहीं लिखनी है, ना ही आपको क्या करना है, कोई उसके ऊपर रिसर्च करनी है, ना ही आपको क्या करना है उसके ऊपर कि टीचर बनना है उस चीज़ का, नहीं बनना ना। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, तो बस सिलेक्शन के लिए ही पढ़ें, चीज़ें शॉर्ट पढ़ें, चीज़ें अच्छी पढ़ें। आगे बात समझ में? चलिए, एक क्वेश्चन और था कि सर डिस्क्राइब डिजायर्ड डोज जो है, वो डिजायर्ड डोज जो है वो कितनी है, कि डॉक्टर ने लिखा है कि 200 mg बीडी हमें देना है, ठीक है। अवेलेबल है ड्रग एक 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम का मतलब है, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, अगर ये 1 ग्राम की बात करता तो मतलब 1000 mg हो गया। ये थोड़ा-सा मिस्टेक आपको आनी चाहिए, ये थोड़ा-सा कैलकुलेशन जो है वो आपको आना चाहिए। अगर मैं आपसे 0.1 ग्राम की बात करूँ, इसका मतलब क्या है कि सर 100 ग्राम 100 एमजी की बात कर रहा है, कि सर किसकी बात कर रहा है, कि सर 100 एमजी की बात कर रहा है। अब हमें देना कितना है कि सर 200 एमजी देना है, मतलब कि हमें कितनी देनी पड़ेगी, और अवेलेबल डोज़ जो है वो 0.1 ग्राम की एक टैबलेट है। एक टैबलेट जो है वो 0.1 ग्राम की है। अब आपको क्या करना है, 0.1 ग्राम की 2 आपको क्या लेनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे करेक्ट डोज फॉर फर्स्ट डोज, मतलब सिंगल डोज में आपको कितनी टैबलेट देनी पड़ेगी। काफी बच्चों ने गलत किया है आंसर, काफी बच्चों ने आंख बंद करके आंसर 4 किया होगा, लेकिन 4 आपका आंसर गलत है। आपको यहाँ पे बीडी नहीं देखना था, आपको लास्ट में ये भी देखना था कि सर आपको आपने ये देखा ही नहीं, आपने सर इसको देखा ही नहीं, आपने सर इसको देखा ही नहीं और आंसर कर दिया। आपने इसको देखा ही नहीं और आंसर कर दिया, उस बच्चे का आंसर गलत हो गया है। मैं आपसे कितनी बार कहता हूँ कि हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ताकि आप उसका आंसर जो है वो कर पाएँ। ठीक है बच्चों? काफ़ी बच्चों के सवाल होते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं मिला था, इसीलिए हम चीज़ों को नहीं कर पाए। हमारा हमने क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले ही हमारा स्लॉट जो है वो बंद हो गया। उसके बाद उसको खोलना चाहा लेकिन खुला ही नहीं। ठीक है? तो देखो बच्चों, उस चीज़ में आपको ढलना पड़ेगा, क्योंकि क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो चुका है प्रॉपर। आपको उस चीज़ के अंदर ढलना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बात समझ में? तो आपको किसी भी तरह की कोई लोड नहीं लेना है। देखो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। इंसान से ही बनी है, इंसान ही उनको कर पाता है, क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो भी तो कर पाएँगे ना। तो इसलिए अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। ये बात अगर आपको पता है, ये बात आपके अंदर है,
तो 100% हो जाएगा, ठीक है? तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि सर अगर एक टैबलेट जो है वो कैसी है 0.1 ग्राम की है, तो 1 ग्राम की है तो कितना एमजी हुआ उसके अंदर कि सर 100 एमजी हुआ, कि सर 100 एमजी हो गया। अब 100 एमजी तो हो गया है, लेकिन हमें कितनी टैबलेट देनी है एक डोज के अंदर कि सर 2 टैबलेट यूज़ करनी है, कि सर 2 टैबलेट देनी है 1 दिन के अंदर। मतलब फर्स्ट डोज के अंदर एक सिंगल डोज जब हम देंगे पेशेंट को तो 2 टैबलेट देंगे, और अगर 2 दिन 1 दिन की बात करेंगे तो 4 टैबलेट देंगे। अगर 1 दिन की बात करेंगे तो 4 टैबलेट हमें देनी पड़ेगी। आगे बस इसमें चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि मॉर्फिन भी, मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे कि मॉर्फिन भी क्वेश्चन आने वाला है। आ गया ना कि सर मॉर्फिन 0.4 एमजी डिजायर्ड है, 0.4 एमजी डिजायर्ड है। डॉक्टर ने कहा है कि इसको 0.4 एमजी देना है। अवेलेबल जो डोज है हमारी वो कितनी है कि सर 1 एमजी पर एमएल है। कितनी है कि सर 1 एमजी पर एमएल है, मतलब कि 1 एमएल के अंदर कितनी है कि 1 एमजी है। 1 एमएल के अंदर 1 एमजी डोज है। अब हमें 0.4 देनी है, तो इसमें से क्या करेंगे बच्चों, 0.4 एमजी निकालने के लिए सिंपल सा आंसर है 0.4 एमएल ले लेंगे। तो बहुत ईजी आंसर है। इसमें तो कॉमन सेंस लगाना था, इसमें तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था, बहुत ज़्यादा चीज़ें सही थी। आगे बात समझ में, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, आप जितना दिमाग लगाते हो, उतना लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चों? उतना लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे बात समझ में? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया था। देखो मैंने आपको बताया था फंडामेंटल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लगभग मैं क्या कहता हूँ, हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो अगर आपने फंडामेंटल और ओबीजी अगर किसी भी बच्चे के क्लियर है, तो वो 100% 50% तो कम से कम एग्ज़ाम के अंदर करके आएगा। बच्चे भागते हैं एमएसएन के पीछे। बच्चे हमेशा क्या भागते हैं कि सर एमएसएन के पीछे भागते हैं। एमएसएन के अंदर हमें क्या करना है? एमएसएन के अंदर कुछ नहीं करना है। एमएसएन बहुत ब्रॉड है। आप एमएसएन को नहीं पढ़ सकते हो। है बात समझ में? तो उन चीज़ों के पीछे भागो जो सिलेक्शन तय करवाती हैं। समझ में आई बात? तो आपको बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि सर एमएसएन नहीं हुई, एमएसएन नहीं हुई, एमएसएन नहीं हुई। एमएसएन से क्वेश्चन आए? आए क्या? नहीं आए ना? तो बस वही चीज़ें आपको क्या करना है, कोरिलेट करना है, और उन चीज़ों को कोरिलेट करने के साथ-साथ हमारे साथ चलना है ताकि हम आपको चीज़ों को अच्छे से अच्छे बता पाएँ, अच्छी चीज़ों को बता पाएँ, अच्छी चीज़ें आप पढ़ पाओ। ठीक है? तो कभी भी एमएसएन के पीछे मत भागना। एमएसएन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, हम उनको करवाएँगे। एसआईसी की जो वैकेंसीज़ आ रही हैं, एसएससी की वैकेंसीज़ हैं, एग्ज़ाम है उसका 7 जुलाई को जो होने वाला है, उसके लिए हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाएँगे। ऑनलाइन, सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, यूट्यूब पे होंगी, फ्री होंगी। आगे बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एपाइकल पल्स 80, एपाइकल पल्स क्या है, किसी की 80 है, ठीक है। एपाइकल पल्स सभी को पता है कहाँ होती है, हमारे अपेक्स ऑफ द हार्ट पे होती है, ठीक है। रेडियल पल्स जो होती है हमारे अंगूठे के साइड होती है, ठीक है। अंगूठे के साइड जो पल्स देखने को मिलती हैं वो रेडियल साइड होती है। अब इनके बीच में डिफरेंस पूछा गया है कि पल्स का डेफिनेशन क्या है, पल्स का डेफिसिट क्या है, कितना पल्स डेफिसिट हुआ। सिंपल सा आंसर है भैया, 80 में से 15 घटा दो, कितनी आ गई? 15 आंसर आ जाएगा। 80 में से 65 जब घटाओगे तो 80 में से 65 जब घटाते हो तो कितना आंसर आता है कि सर 15 आंसर आता है, और 15 इज द करेक्ट आंसर होगा। 15 आपका क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की लोड लेने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी सवाल होते हैं, चीजें अच्छी होती हैं, आपको अच्छा पढ़ना है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द जिंक इन द डायरिया मैनेजमेंट। डायरिया मैनेजमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि डायरिया जब भी होता है पेशेंट को तो हम क्या देते हैं? जिंक ऑक्साइड देते हैं, जिंक पिलाते हैं बच्चों को। क्या पिलाते हैं? जिंक पिलाते हैं। आप सभी को पता होगा, पता है या नहीं है कि सर बिल्कुल पता है, जिंक पिलाते हैं। और जैसे ही हम जिंक पिलाते हैं बच्चों को तो क्या करते हैं, जिंक जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करता है, जो कि इम्बैलेंस हो चुके हैं, जो कि इम्बैलेंस हो चुके हैं डायरिया वॉमिटिंग की वजह से। उनको क्या करना होता है? मेंटेन करने का काम करता है। तो डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने का काम कौन करता है भैया? जिंक करता है। जिसने भी डिहाइड्रेशन मेंटेन करने का काम किया है वो एकदम सही है। ये लोग इंक्रीज एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है भूख का लगना। तो ये भूख लगाने का, भूख बढ़ाने का काम नहीं करता है। ये भूख लगाने का और भूख बढ़ाने का काम नहीं करता है। ये सिर्फ काम करता है किसका? कि सर जिंक को, डिहाइड्रेशन का काम करता है, डिहाइड्रेशन को मिटाने का काम करता है। ओआरएस पढ़ा है आप सभी ने? ओआरएस के अंदर जिंक देखने को मिलता है। आजकल की जो फॉर्मूला है वो जिंक के बिना नहीं बनते हैं। ओआरएस जो होता है वो जिंक के बिना नहीं बनता है। आगे बात समझ में? चलिए, अब हम पढ़ते हैं कि पोजीशन ऑफ द लंबर पंक्चर। भैया लंबर पंक्चर मैंने इतनी डिटेल में पढ़ाया था आपको,
और मैंने 100% ये कहा था आपसे, आप मेरी वीडियो जाके देखें, सब चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। मैंने आपसे कहा था कि इससे ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं आता। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिससे लंबर पंक्चर से क्वेश्चन नहीं आता है, तो लंबर पंक्चर को पढ़ के जो भी गया होगा उसका आंसर करेक्ट होगा। देखो, लंबर पंक्चर के अंदर सिंपल सी पोज़ीशन पूछी गई है, कौन सी पोज़ीशन यूज़ करते हैं, या तो सी शेप करते हैं, या फीटल एटीट्यूड करते हैं, या फीटल एटीट्यूड वाली पोजीशन यूज़ करते हैं, या फिर लेटरल करते हैं। तो ये तीनों जो आपको देखने को मिली हैं, ये तीनों गलत हैं, और सबसे जो आंसर में देखने को मिली है वो लेफ्ट लेटरल है। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे पेशेंट को और क्या करेंगे, वहाँ से लंबर पंक्चर करने की कोशिश करते हैं। आगे बात समझ में? लंबर पंक्चर के ऊपर पूरे डिटेल में लेक्चर लिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। आप जाके पढ़ें, एसआईसी में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन फंसेंगे इससे, 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं। आगे बात समझ में? चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द नेजल इंट्यूबेशन, कि नाक के अंदर कब इंट्यूबेशन हमें नहीं करना चाहिए। नेजल इंट्यूबेशन होता है, ओरल इंट्यूबेशन होता है, और ट्रैकियल इंट्यूबेशन होता है। 3 तरह के इंट्यूबेशन होते हैं। नाक में नली घुसाएंगे, मुंह में नली घुसाएंगे, और ट्रैकिया के अंदर घुसाते हैं, उसको ट्रैकियोस्टमी ट्यूब बोलते हैं। ओरल के अंदर घुमाते हैं, एंडोट्रेकियल बोलते हैं, और नेजल के अंदर का नेजो एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं। आगे बात समझ, जो कि नाक के थ्रू जाती है, नेजो फेरेंजियल एंडोट्यूबल ट्यूब होती है। अब भैया नेजल एंज मैंने आपको बताया था, नेजो फेरेंजियल जब भी सबसे पहला क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि सर नेजल के अंदर कभी भी हम क्या करते हैं, जब भी फ्रैक्चर होता है, स्कल बेस का फ्रैक्चर होता है, तब हम इसको यूज नहीं करते हैं। नाक को हमें बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट होने वाला है कि आपको जब भी फ्रैक्चर देखने को मिलता है, किसका, हमारे हमारे किसका देखने को मिलता है आपको, कि सर बेस ऑफ द स्कल का अगर आपको फ्रैक्चर देखने को मिलता है, तो कभी भी हमें ये नहीं करना होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एट 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मदर हैव एब्डोमिनल पेन, कि एक 32 वीक की महिला जो है वो प्रेग्नेंट है। 32 वीक की महिला जो है वो प्रेग्नेंट है। मदर हैव एब्डोमिनल पेन, क्या कह रही है वो, एब्डोमिनल पेन है। ठीक है भैया, एब्डोमिनल पेन है, टेंडरनेस है, लेकिन फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है। अब ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार आपको पढ़ाया है, आपने मेरी ओबीजी की क्लास नहीं ली हो तो प्लीज गो एंड वॉच, बहुत ज़्यादा अच्छी क्लासेस हैं, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। एंड व्हाट विल बी डायग्नोसिस, क्या डायग्नोसिस होने वाला है। देखो सिंपल सी बात है, जब भी फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन होती है तो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर नहीं होती है। देखो एब्डोमेन पेन टेंडरनेस हो सकता है, लेकिन फीटल डिस्ट्रेस नहीं होता है। फीटल डिस्ट्रेस ओनली ऑन अब्रप्शियो प्लेसेंटा के अंदर होता है। जिसने भी अब्रप्शियो प्लेसेंटा आंसर किया है, करेक्ट आंसर है, आज ही लिखवा लो, उसका सिलेक्शन तय है। आगे बात समझ में, किसी भी तरह के कोई डाउट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। एक ही वर्ड आपको बहुत कीमती है। मैंने आपको बताया फीटल डिस्ट्रेस जहाँ भी होता है वो अब्रप्शन प्लेसेंटा होता है, ये टीचर कोई नहीं बताएगा आपको। वो सारी चीजें आपको बताएंगे घुमा फिरा के, लेकिन मैं आपको बस वही चीजें बताऊंगा जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जा रही हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद रखनी है। इतना हमारे पास दिमाग नहीं है, हमारे पास तो दिमाग नहीं है इतना कि भाई इतना हम चीजें पढ़ें, इतनी रामायण हम पढ़ें। ठीक है, तो बस फोकस रखो। फोकस जो होता है वो अच्छा होता है। अपनी चीज़ों को पढ़ो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छे टीचरों से पढ़ो, अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़ो। आगे बात समझ में, तो वही चीज़ों आपको जो है वो ऊपर तक लेके जाती है। ए 5 years child ड्रिंक कैरोसिन, भैया उसने कैरोसिन पी लिया। एक बच्चा है 5 साल का जिसने कैरोसिन पी लिया है एक्सीडेंटली, उसको नहीं पता था, उसने पी लिया है। नाउ व्हाट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, देखो कैरोसिन जो है वो कॉरोसिव है, जलाने वाला है। कॉरोसिव का मतलब होता है जलाने वाला। अब भैया जब उसने केरोसिन पी लिया, वो जलाने वाला है, ये तो आपको पता है। अब जब जलाने वाला है तो गैस्ट्रिक लवाज हम कर सकते हैं क्या, या हम वॉमिटिंग करवा सकते हैं। आप सभी को ये चीज पता होगी कि जब भी कॉरोसिव चीजें होती हैं, तो उनको हम बाहर नहीं निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लवाज भी नहीं करेंगे, इंडियन वॉमिट, क्योंकि वो ट्रेकिया को जलाने का फर्दर काम करेगी। भाई एक तो उसने पी लिया, अब वापस आप बाहर निकालोगे तो ट्रेकिया एकदम जल जाएगी आपकी। तो वो नहीं करना है, वो इसोफेगस जो है आपको जल जाएगा, तो आपको वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक्टिवेटेड चारकोल देना है। चारकोल देखो कोरोसिव पॉइजनिंग के अंदर नहीं देते हैं। कोरोसिव पॉइजनिंग के अंदर जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो नहीं देते हैं। और एक कॉमन सेंस और बता देता हूँ मैं आपको, जब हमें पता है यूनिवर्सल एंटीडोट होता है, लेकिन हमें तो पता है ना कि कैरोसिन पिया है बच्चे ने, तो हम उसी हिसाब से एंटीडोट देंगे। क्यों देंगे एक्टिवेटेड चारकोल,
ठीक है? तो सबसे चीज़ें होती हैं कि मिल्क एंड वाटर आप पिला सकते हो बच्चे को। अब मिल्क एंड वाटर पिलाने का कॉन्सेप्ट क्या है? कि उस चीज़ को डाइल्यूट कर दो। देखो, एक बच्चा है जिसने क्या किया है कि 100 ml क्या पी लिया है? केरोसिन पी लिया है। केरोसिन ड्रिंक कर लिया है। अब आप उसके अंदर 1 लीटर पानी मिला दो। आप 1 लीटर पानी मिला दो, दूध मिला दो, तो वो क्या हो जाएगा? उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? कि सर बिल्कुल हो जाएगा। जो उसका इफ़ेक्ट होगा, जो उसकी जो पॉइज़निंग होगी, जो उसको हार्म कर रहे थे, वो चीज़ें क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लॉजिक है चीज़ों में, लॉजिक ही आपको लगाना था, कॉमन सेंस आपको लगाना था। आ गया आंसर समझ में? चलिए। हाउ द टाई, देखो ये क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। ये क्वेश्चंस के अंदर इतनी ज़्यादा गड़बड़ है कि कोई कह रहा है कि ये आएगा आंसर, कोई कह रहा है ये आएगा। मैं आपको एक ही आंसर बताऊँगा, अबव द ईयर। और एम्स दिल्ली भी यही आंसर मानेगा। एम्स दिल्ली भी यही आंसर मानेगा, क्योंकि हम भी क्या करते हैं, पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, टाई बांधते हैं। एम्स दिल्ली के अंदर कैसे बांधते हैं? हमारे कान के ऊपर से बांधते हैं। तो कान के ऊपर से बांधते हैं, उसको देखना होता है। और उसको देखना होता है किसको? कान के ऊपर से जब भी आप बांधते हो तो उस टाई को देखना होता है कि कहीं बेड सोर तो नहीं हो रहा है। लेकिन आपको आंसर क्या करना है? अबव द ईयर ही करना है। जिस भी बच्चे ने अबव द ईयर किया है, करेक्ट आंसर है। ये क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे टाई जो है एडोटिव की अच्छी से अच्छी हो सकती है। क्योंकि जब भी आप टाई कॉर्नर ऑफ द माउथ बांधते हैं, ये सभी को पता है। कॉर्नर ऑफ द माउथ, मैंने जब एंडोटेकियल ट्यूब पढ़ाई थी तो यही बताया था कि आपको क्या बांधना है? कॉर्नर ऑफ द माउथ बांधना है और अबव द ईयर बांधना है। बांधना है या नहीं बांधना है, जिसने भी मेरी ईटी ट्यूब की क्लास ली है वो जाके देखें। मैंने आपको ये चीज बताई है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में क्वेश्चन आएगा इंडोटेक ट्यूब से। तो जिसका भी आंसर है अबव द ईयर, देखो और ओवर द ईयर नहीं बांधता है कि कान पे से आपने लेके बांध दी, वो नहीं करना है। आपको अबव द ईयर ही आंसर करना है। द पेशेंट हैज सडन कार्डिक अरेस्ट, एक पेशेंट है, एक आपके पास एक आप नर्सिंग ऑफिसर हो, आप क्या कर रहे हो? वहां पे ड्यूटी कर रहे हो बोर्ड या आईसीयू के अंदर। आपको क्या देखने को मिला है प्यारे बच्चों? कि एक पेशेंट है, कार्डिक अरेस्ट आ गया है। फॉर इंट्यूबेशन विच मेथड यूज? सिंपल सी लाइन है, सिंपल सी चीज़ है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि उसको ट्रैकियल इंजरी है या नहीं है। ठीक है? किसी भी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है और आपको सस्पेक्टेड भी नहीं बताया गया कि ट्रैकियल इंजरी हो सकती है। अगर आपको ये चीज़ बताई गई होती कि ट्रैकियल इंजरी है पेशेंट को, तो आपको जॉ थ्रस्ट करना था। लेकिन आपको यहाँ पे नहीं बताया गया, इसीलिए ये आंसर गलत होगा। सबसे बेस्ट मेथड होता है एयरवे को खोलने के लिए कौन सा प्यारे बच्चों? कि सर हेड को टिल्ट कर दो और चिन को लिफ्ट कर दो, हेड को टिल्ट कर दो और चिन को लिफ्ट कर दो। यही आंसर इज द करेक्ट आंसर है। जिस बच्चे ने भी ये आंसर किया है, मेरी वीडियो देखी है, मेरी क्लासेस देखी हैं, वो इस आंसर को बेधड़क सही करके आया होगा, करेक्ट करके आया होगा। आगे बात समझ में? तो आपको किसी भी तरह के कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर। देखो, चीजें जो होती हैं वो बहुत इजी होती हैं, लेकिन आपको पढ़ने का, समझने का तरीका आना चाहिए। आपके जो आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, जिस भी नोट से पढ़ा है, वो आपके एकदम कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है ना प्यारे बच्चों, तो वो 100% इस चीज़ को सही करके आएगा। तो उसको कहीं भी डाउट नहीं होगा इस चीज़ के अंदर। वो 100% इस चीज़ को सही करके आएगा और सही आंसर करके आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सर ये कौन सा मेथड है? देखो सिंपल सी बात है, ये जेड टैग मेथड है भैया। जेड बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ है कि सर ये कौन सा है? जेड ट्रैक मेथड है और आईएम इंजेक्शन है। आगे मेरी बात समझ में? ये जेड टेक मेथड है और कौन सा है? आईएम इंजेक्शन है। जेड टेक मेथड है प्लस आईएम इंजेक्शन है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? चलें आगे की तरफ। चलिए और देखते हैं। ये इमेज आई थी, ये इमेज मैंने अपने इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर बताई थी पहले बच्चों आपको कि सर ये इमेज आती है तो आपको क्या करना है। कितनी जितनी भी मैंने इमेज बेस्ड क्वेश्चन बताए हैं उनमें से 100% आपको 5 से 7 इमेज देखने को मिली है। बच्चे कह रहे थे कि 5 से 7 इमेजेस आई थी बच्चे, तो आपको यही तो समझना है, यही चीजें देखनी है। आगे बात समझ में? इसको बोलते हैं एलिस फोर्सेप्स। जिस भी बच्चे ने एलिस फोर्सेप किया है वो आंसर तो करेक्ट है। एलिस फोर्सेप इज द बेस्ट आंसर। एलिस फोर्सेप क्या है प्यारे बच्चों?
इज़ द करेक्ट आंसर है और एलिस फोर्सेप्स ही आपका आंसर करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ तक कि जो क्वेश्चंस थे हमारे बच्चों वो फंडामेंटल के रिगार्डिंग थे, जितने भी क्वेश्चंस बच्चों को याद थे उन्होंने मेरे को बताए और मैंने यहाँ से आपको वही चीज़ें आपके सामने डील करी हैं। और अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों? तो थैंक यू सो मच। देखो, किसी भी तरह की कोई हताश होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको। किसी भी प्रकार के कोई हताश होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता आपका सिलेक्शन तय हो जाए, ठीक है? तो पेपर कैसा भी गया हो, पेपर डज़न्ट मैटर। एम्स दिल्ली क्या मानता है, उसका आंसर वो मैटर करता है, ठीक है? तो आपको बिल्कुल रुकना नहीं है और बढ़ते रहना है, निरंतर प्रयास करना है, निरंतर चीज़ों को करते रहना है ताकि आपकी जो नॉलेज है, वो एकदम अपग्रेड हो जाए। वो एकदम अच्छी से अच्छी हो जाए, अपग्रेड हो जाए। दिन ब दिन आप पढ़ते हो तो दिन ब दिन अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हो। तो वही चीज़ों को फ़ोकस करना है, लगातार बढ़ते रहना है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है ताकि जो सफल ज़िंदगी है, आपका जो ड्रीम जॉब है, वो आपको मिल सके। आगे बच्चों बात समझ में? तो बिल्कुल नहीं करवाना है। ऑल द बेस्ट फॉर मेंस एग्ज़ाम। जिसके भी आंसर सही है वो उसको भी ऑल द बेस्ट और जिसके नहीं है उसको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। आगे बात समझ में? थैंक यू सो मच। इसी प्रकार पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।